तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है यह है भारत और पाकिस्तान का विखंडन किस प्रकार हुआ। देखिए आज हम लोग जानेंगे कि विखंडन होने से पहले जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो उससे पहले क्या हुई थी, क्या घटनाएं हुआ था जिसके कारण दोनों देशों को मजबूर होना पड़ा या भारत के राजनेताओं को मजबूर होना पड़ा कि इसे दो टुकड़े कर दिया जाए। देखिए हर घर में जब 5-6 बर्तन रहता है तो वो बहुत आवाज़ करता है, तो भारत में जब बहुत सारे धर्म हैं तो ऑटोमेटिक तो यहाँ आवाज़ होना ही था ना। और इसी का पूरा फ़ायदा अंग्रेज़ों ने लिया। अंग्रेज़ों ने यह सोच लिया था कि भारत को अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो यह देश तो बहुत आगे निकल जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि यह ब्रिटिश सरकार को तबाह कर देगी। और इससे बचने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ऐसे कार्य किए, ऐसे नियम कानून बनाए जिससे भारत को आज भी झेलना पड़ रहा है। शुरुआत होता है कुछ ऐसा कि 1897 में मुस्लिम लीग जब बना नहीं था तब मुसलमान वर्गों में ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारी जाते हैं और उनके पास ये पक्ष रखते हैं। देखिए यहाँ पर कोई हिंदू राज्य नहीं था या हिंदू व्यक्ति नहीं था, सिर्फ वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग थे। उनके साथ एक मीटिंग होता है। उनसे कहा जाता है कि देखो तुम लोग जो है अगर हम भारत को अलग कर देंगे, क्योंकि आजकल में 10-15 साल के अंदर हमको तो अलग करना है, लेकिन अलग कर देंगे तो भारत में हिंदूवादी लोग जो है वो बहुत अधिक है, उनकी संख्या बहुसंख्यक है। तो कहीं तुम्हारे साथ वो लोग कुछ गलत कर दिए, तुम्हें अल्पसंख्यक समझ करके तुम्हारे साथ मारपीट किए, तुम्हारे लोगों को मारने लगे या तुम्हारे साथ बदसलूकी करने लगे, तो तुम्हें कौन बचाएगा। और इस बात को मुस्लिम लीग या बोल सकते हैं मुस्लिम वर्ग जो था, इस बात को मुस्लिम वर्ग बहुत अच्छे से जान रहा था। उन्हें लगा कि सही में कि अगर हिंदूवादी लोग जो है उन्हें नष्ट करने लगे, उन्हें मारने लगे तो उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। और इसी अन्याय से बचने के लिए उन लोगों को एक ब्रिटिश अधिकारी ने यह सुझाव दिया कि तुम लोग एक अलग देश का मांग कर लो और एक अलग पार्टी बनाओ। इससे प्रेरित होकर के 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और इस स्थापना के बाद कांग्रेस के अंदर दरार होने लगा, क्योंकि कांग्रेस में जो मुस्लिम समुदाय वर्ग के लोग थे वो धीरे धीरे जो थे वो जातिवाद की तरफ जाने लगे, वो मुस्लिम वर्ग की तरफ जाने लगे। और ये सिर्फ मुस्लिम के साथ अंग्रेजों ने नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं के साथ भी किया। हिंदू वर्ग के जितने भी बड़े बड़े नेता थे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी भड़काना शुरू किया। उनके आधार पे उन्होंने भी यहाँ पर ये राग अलापा कि यदि हम भारत को छोड़कर चल जाएं तो इन फ्यूचर तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत होगा, जितना भी मुस्लिम है वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा और तुम्हें मार देगा, तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी करेगा, तुम्हारे लोगों को मार काट के फेंका जाएगा, धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारी बातों को बोला गया, जिससे दोनों वर्ग के नेताओं में तनाव उत्पन्न हो गया। दोनों वर्ग के नेता जो थे अब एक साथ एक टेबल के पास नहीं बैठते थे। अब दोनों के बीच में इतने दरार होने लगी कि धीरे धीरे 1930 में पहली बार पाकिस्तान की मांग हो गई। पहली बार मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जो एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने पहली बार ये मांग रखी कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, हमें भारत के अंदर नहीं रहना। इसके बाद पूरे देश में मुस्लिम लीग की इस बात को और उस सभा में हुई बातों को पूरे देश ने सुना, पूरे देश में ये बातें गूंजी और जितने भी मुस्लिम वर्ग थे वो इसके सपोर्ट में आ गए। क्योंकि देखिए एक सपना दिखाया जाए आपको और उस सपने में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई हो तो ये क्या होता है, ये सही नहीं होता है। और हुआ कुछ ऐसा ही। जब भारत और पाकिस्तान अलग होने वाले थे उससे पहले यहाँ पर लोगों को बस कुछ ही समय दिया गया जिसमें दोनों देश में हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के लोगों को अपना देश बदलने को कहा गया। लेकिन बहुत सारे लोग तैयार नहीं हुए और जो तैयार हो रहे थे वो निकल जा रहे थे और जो नहीं तैयार हो रहे थे उन्हें ऐसे लोगों द्वारा मारा जा रहा था जो इन दोनों धर्मों के खिलाफ थे। बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्ती कुछ मुस्लिमों को और कुछ हिंदुओं को अपने अपने घरों से निकालने शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया, उन्हें जिंदा जलाना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया और भयावह रूप हमें देखने को मिला। एक तरह का आतंक पूरे भारत में गूंज रहा था। लगभग 10 लाख लोगों को मारा गया, काट करके फेंक दिया गया उन्हें। जब बड़े बड़े ट्रेन आते थे ना तो उनमें लाश सिर्फ लदे होते थे। लोगों का भयावह रूप, मरा हुआ रूप देख करके यहाँ के पीढ़ी को काफ़ी दुख हो रहा था। महात्मा गांधी इसको देखकर बहुत नाखुश हुए। उन्होंने आग्रह भी किया
उन्होंने जिन्ना से और पंडित जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि इसे रोक लो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बहुत सारी बैठकें भी हुई, लेकिन उन्होंने इसका एक भी नहीं सुना और बहुत ज़्यादा मात्रा में आतंक मच गया। मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद जिन्ना के द्वारा यह मांग रखी गई कि हमें शायद अब अलग हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें मोहम्मद जिन्ना को बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे ऐसा। देखिए, शुरुआत से ही जिन्ना जी को ये नहीं पसंद था, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसका बहिष्कार किया था। लेकिन जिस तरह से अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिम लीग के लोगों को भड़काया जा रहा था, उन्हें दबाव में आकर के 1940 में यह खुलकर कह दिया कि हाँ, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए जो मुस्लिम समुदाय का होगा। इस कारण माउंटबेटन और उनके साथ उनके मित्र, जो लंदन के बहुत जाने माने वकील थे, ठीक है, जिनका नाम था सर रेडक्लिफ, उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब भारत को अलग कर देना चाहिए। अब अलग करने का बात तो एक था, लेकिन कैसे अलग किया जाता? तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, भारत में अध्ययन किया। अब जरा सोचिए आप कि कोई आदमी लंदन में रहता है, उसे भारत के बारे में कैसे कुछ पता रहेगा। और उन लोगों ने बिना सोचे समझे भारत के दोनों तरफ से, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में 2 टुकड़े कर दिए। जहां पूर्वी क्षेत्र में बंगाली से जुड़े, या फिर बोल सकते हैं बंगाल प्रथा से जुड़े मुस्लिमों को अलग किया गया, वहीं पश्चिमी क्षेत्र में उर्दू बोलने वाले मुस्लिमों को अलग कर दिया गया। इस तरह भारत के 2 टुकड़े हो गए। भारत अब पूरी तरह आतंक और गृह युद्ध में तब्दील हो चुका था। यहाँ पर लोगों के खून पानी के जैसा बह रहा था, चारों ओर आतंक का माहौल था। महात्मा गांधी ने इतना सोचा भी नहीं था कि यदि इस चीज़ को उस समय वो रोक लेते, जो अनशन कर रहे थे उसे और भयावह करके वो इसे अगर रोक लेते तो ये स्थिति नहीं होती। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगभग 1.5 करोड़ लोगों के घर छिन जाते हैं। दोनों जगहों पर आतंक होता है तो 10 से 15 लाख लोग तो मरते ही हैं, साथ ही साथ 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो थे वो बेघर हो जाते हैं। कई लोग ट्रेनों के माध्यम से, बैलगाड़ियों के माध्यम से और पैदल करके अपने अपने समुदाय में जाकर, अपने अपने वर्ग में जाकर बसने का प्रयास करते हैं। इस तरह से भारत का विभाजन हो। 1937 में वीर सावरकर ने सबसे पहले ये कहा कि अब ये भारत एक नहीं रहा है, अब ये भारत 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। वीर सावरकर जी के इस भाषण को पूरे हिंदू वर्ग ने सम्मान दिया और ये बात माना कि सही में अब भारत एक नहीं रह चुका है। ये बहुत ही दुखद घटना हो रही थी, जहाँ पर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच झड़प हो रहा था और ब्रिटिश सरकार एक कठपुतली की तरह दोनों वर्गों के नेताओं को नचा रही थी। पूरा देश जो था वो बेबस हो चुका था, क्योंकि आज राम और रहीम एक दूसरे को शक के नज़रिए से देखना शुरू कर चुके थे। इस तरह भारत की 2 टुकड़े तो हुए ही थे। देखिए, मुस्लिम वर्ग और कांग्रेस को महात्मा गांधी ने बहुत बार समझाने का प्रयास किया। इसके लिए महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने कई वर्षों तक दोनों के साथ बैठकें की, कई मीटिंग्स हुए और महात्मा गांधी ने कई बार मुस्लिम लीग को यह बात और उनकी शर्तों को मानने भी चाहा कि देखिए, आपकी शर्तों को हम मानते हैं, जो भी आपकी मांग है हम पूरा करेंगे, हम कांग्रेस के अध्यक्ष से बात करेंगे, कृपया करके आप लोग देश को अलग ना करें। लेकिन मुस्लिम लीग को जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने भ्रमित किया था वो बहुत ही ज़्यादा दुखद था और वो मानने को तैयार नहीं थे। उनके मन के अंदर ये डर बैठ गया था कि यहाँ हिंदू बहुराष्ट्र जो है उन्हें जिंदा बचने नहीं देगा। इसी से वो लोग भयभीत हो गए, क्या हुए, भारत से अलग होने की मांग करने लगे। महात्मा गांधी के अंतिम प्रयास तक जब नहीं माना गया ये सब, तो महात्मा गांधी ने अंततः इस अनशन को ख़त्म किया और दोनों देशों के संयुक्त रूप से मांगों को पूरा करते हुए दोनों देशों को अलग करने का फैसला ले लिया। महात्मा गांधी ने जब दोनों देशों को अलग होते हुए देखा और माउंटबेटन से ये बातों को रखा कि देखिए, अलग तो हो रहा है लेकिन यहाँ दोनों देशों के बीच जो भी बंटवारा होगा वो भी समान होना चाहिए। तो इस बात पर जवाहरलाल नेहरू जी थे थोड़ा गुस्सा गए, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो एक छोटा देश था जबकि भारत एक बहुत बड़ा देश था। तो इसका 1/3, मान लीजिए कि भारत में 4 भाग है तो इसका 1/3 भाग जो है वो पाकिस्तान को दिया जाना था और बाकी जो है वो भारत के पास रहता। इसके तहत पाकिस्तान ने यह मांग की कि उसे 55 करोड़ रुपए चाहिए जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। लेकिन भारत सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ का बंटवारा हो चुका था, पैसों का भी बंटवारा हो चुका था। उसके बाद भी वे 55 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। अब यहाँ एक बात होता है कि ठीक है, भारत में पैसों का बंटवारा होता है तो वहाँ पर पैसे किसे चलेंगे, क्योंकि ये पैसे जो थे वो तो भारत में बनाए हुए थे।
तो वहाँ पर जब पैसों का चलन हो रहा था ना, तो उन पैसों पर ही पाकिस्तानी सरकार अपनी मोहर लगा करके उन पैसों को अपने हर क्षेत्र में उपयोग कर रही थी। इस बात को जब महात्मा गांधी ने हाँ भर दी, महात्मा गांधी ने यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार का समर्थन किया और दबाव बनाया कांग्रेस और भारतीय सरकार पर कि आप उसे 55 करोड़ रुपए देंगे। इस चीज़ को अंततः भारत सरकार को मानना पड़ा, क्योंकि इसके बाद अगर भारत सरकार नहीं मानती तो फिर से महात्मा गांधी आमरण अनशन करना शुरू कर देते। और इसी कारण कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। देखिए, यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर था कि जब दो देश का विघटन होता है तो वहाँ पर सिर्फ देश का विघटन नहीं, ज़मीन का विघटन नहीं, भावनाओं और आत्माओं का भी विघटन हो जाता है। वहाँ पर दोस्ती, यारी, घर, ज़मीन, जायदाद सब विघटित हो जाता है। और इसी कारण से महात्मा गांधी के इस बड़े फैसले ने पूरे देश का एक मान जो था वो घटा दिया था। जब पाकिस्तान अलग हो चुका था तो उसे सब कुछ तो मिल चुका था, यहाँ तक कि ऑफिस के, कार्यालय के बेंच तक को अलग कर दिया गया था, हर चीज़ का बंटवारा हुआ था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार से 55 करोड़ रुपए मांगे थे। और जब महात्मा गांधी ने इसमें हाँ भर दी तो इससे बहुत युवाओं का दिल टूट गया, बहुत युवाओं के अंदर गुस्सा बढ़ गया, जिसका एक प्रतिफल था कि उनकी मृत्यु होती है जब नाथूराम उन्हें गोली मारते हैं। देखिए, सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे, उन्होंने तो भारत का पूरा मैप तैयार कर दिया था कि कहाँ कहाँ से भारत को अलग करना है। लेकिन 18 जुलाई 1947 को ये अधिनियम पास कर दिया जाता है कि हाँ, अब भारत का विघटन होगा और इसकी प्रक्रिया को और ज़ोर शोर से तेज कर दिया जाए। जिसके बाद 18 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक भारत के लोगों को समय दिया जाता है कि वो जिस देश में रहना चाहते हैं, जिस प्रांत में रहना चाहते हैं, जाके वहाँ बस जाए। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के लोग जो थे अपने स्थानों का परिवर्तन करने लगते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि यदि वो यहाँ रहे, यदि उन्होंने जगह नहीं बदला तो हो सके यहाँ के बहुसंख्यक समाज जो है उन्हें मार देगा। इसलिए लगभग 7 करोड़ 26 हज़ार लोग जो हैं वो भारत से पाकिस्तान की ओर निकल जाते हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे, तथा उसी प्रकार 7 करोड़ 49 हज़ार लोग पाकिस्तान से भारत की ओर रवाना हो जाते हैं और ये सभी हिंदू रहते हैं। इस तरह से स्थान परिवर्तन होने के कारण दोनों देश का आर्थिक स्थिति तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, लेकिन कई बेगुनाहों की भी जान जाती है। देखिए, अंग्रेजों ने सिर्फ भारत का ही विघटन नहीं किया था, उन्होंने 4 देशों का विघटन किया था, जिसमें पहला भारत था, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद फिलिस्तीन और लास्ट साइप्रस था। इन चारों देशों का अलग अलग विघटन कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार जहाँ जहाँ राज करती थी वहाँ पर उन लोगों ने विघटन किया था और इस तरह से उसने पूरे विश्व के कई देशों के टुकड़े कर दिए जहाँ आज भी अशांति होती है। अगर आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ रहता तो आज ये आतंकवाद की नीति नहीं रहती। भारत के सैनिक मारे जाते हैं। जब अगर भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता तो होता ऐसा कि हो सकता था कि भारत आज सही में सुपर पावर रहता। जहाँ आज हम पाकिस्तान के लोगों को देखकर गुस्सा होते हैं, उनकी बातों को सुनकर गुस्सा होते हैं और उनका बहिष्कार करते हैं, उनके आतंकवादी रवैये को हम लोग निरस्त करते हैं और अपने लोगों की तरह उन्हें नहीं मानते हैं। इनका पूरा दारोमदार ब्रिटिश सरकार की कूटनीतिक कारणों से हुआ। यदि माउंटबेटन और रेडक्लिफ सर के द्वारा ये घटनाएं नहीं होती तो ये विखंडन होता ही नहीं। आज इसका मार आज भी भारत के लोग सह रहे हैं। आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच ये तनाव देखा जा रहा है और इसी तरह भारत और पाकिस्तान का विघटन हुआ, जिसके कारण ये सभी घटनाएं हुई। आशा करते हैं कि आपको ये सभी घटनाएं जो भारत और पाकिस्तान के विघटन के समय हुआ था अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।